हाँ भाई नमस्कार, रामलालों श्यामलालों सुंदर कन्याओं, मौज चल रही है। चलो भाई बिना टाइम खराब करे वापस अपने ट्रैक पर आते हैं, जहां से छोड़ा था वहीं पर चलते हैं। बात कर रहे थे टेम्परेचर की। टेम्परेचर बताता है हॉटनेस और कोल्डनेस का, हीट ट्रांसफर और टेम्परेचर में थोड़ा सा डिफरेंस बताया था, और बताया था कि टेम्परेचर के स्केल को नापने के लिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग अपने बेसिक अपने अलग अलग स्केल बनाए, पर उन सब में एक बात कॉमन थी कि उन्होंने अपने रेफरेंसेस दोनों ने सबने सेम लिए। वो रेफरेंसेस थे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, मैंने बताया आपको कि अलग अलग स्केल, ये जो 3 स्टैंडर्ड स्केल है ये, और मैंने बताया, मैं तो कह रहा हूं अपन खुद एक स्केल बना लेते हैं, एनवी स्केल। बेसिक बात जो सीखनी है, इनमें कंपेयर करना आपको आना चाहिए कि भाई 150 एनवी का मतलब कितने फ़ारेनहाइट है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड का कितने फ़ारेनहाइट का मतलब है। तो ये कहानी आपको समझ आनी चाहिए, और ये मैथमेटिकली पूछी भी जाती है, क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो भाई। ओके सर, बात समझ आई सर। चलो भाई अब देख, यहीं से कहानी चालू करते हैं वापस से। ओके सर, चालू करते हैं सर, बहुत बढ़िया सर। देखो कैसे, देखो बात को समझने का प्रयास करना। अब जैसे मान लो, ऐसे फील करो कि डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस में समझाने का प्रयास करता हूं तुमको। पहले ये मान लो कि डिग्री सेल्सियस वाला, ये डिग्री फ़ारेनहाइट वाला, ठीक। अब इनमें ये बात तो कॉमन है ना, अपने स्टैंडर्ड जो अपने ये हैं रेफरेंसेस, ये तो सेम है, ठीक सर। अब समझो, डिग्री सेंटीग्रेड में बोला इन्होंने कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और फ़ारेनहाइट में बोला कि ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और ये 212 है। ऐसा समझो आप, फील करने के लिए फील करो कि इस लेंथ को हमने 100 पार्ट्स में तोड़ दिया। अरे हाँ ना बोलो भाई, बिल्कुल सही। ऐसे ही इसको हमने कितने पार्ट्स में तोड़ दिया, कितने पार्ट्स में तोड़ दिया? इसको हमने तोड़ दिया 180 पार्ट्स में। ओके, ऐसा समझो कि x डैश इसका एक पार्ट है और y डैश, इसका समझने के लिए बता रहा हूं आपको, कंपैरिजन के लिए। ऐसा समझो y डैश इसका एक पार्ट है, ऐसा समझो ये एक लेंथ है, ऐसा फील करो ये एक लेंथ है। ये लेंथ तो दोनों में सेम है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड, अगर टेम्परेचर का एक स्केल हो, एक लेंथ में उसे अज्यूम करें, तो जो अगर स्टैंडर्ड पॉइंट दोनों के सेम है तो दोनों की ये चीज तो सेम है। अरे हाँ उस चीज को आप लेंथ से कंपेयर कर लो। ये लेंथ अगर सेम है तो इस लेंथ को सेल्सियस आपने 100 टुकड़ों में तोड़ा, और अपने फ़ारेनहाइट से आपने इसको 180 में तोड़ा। मान लो कि एक गैप जो डिग्री सेंटीग्रेड में था वो x डैश लेंथ का था, और ऐसा ही मान लो कि फ़ारेनहाइट में y डैश लेंथ का था। ओके, तो अगर मैं एक लेंथ, ये 0 से लेकर, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर बॉइलिंग पॉइंट तक, अगर ये लेंथ में कंपेयर करूं तो सोचो, क्या ये टोटल लेंथ 100 इंटू एक्स डैश है, और अगर फ़ारेनहाइट से कंपेयर करूं तो क्या टोटल लेंथ 180 इंटू वाई डैश है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही। ये इक्वेशन समझ आई? एक्स डैश क्या है, अगर मैं इसको एक लेंथ के रूप में मान लूं तो एक्स डैश उसका एक हिस्सा, ऐसे 100 हिस्से। ऐसे ही अगर मैं फ़ारेनहाइट में कंपेयर करूं तो इसका एक हिस्सा वाई डैश, तो 180 इंटू वाई डैश। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही, एक इक्वेशन। अब एक बात समझो, मान लो मैं ये बोलूं कि किसी बॉडी का ये वाला टेम्परेचर है, यहां कहलाएगा T डैश डिग्री सेंटीग्रेड, यहां कहलाएगा T डैश डिग्री फ़ारेनहाइट, पर मतलब तो एक ही है। बॉडी इस जगह पर है, कोई भी बॉडी इस जगह वाली गर्माहट है उसमें, तो डिग्री सेंटीग्रेड वाले उसे T डिग्री सेंटीग्रेड बोलेंगे, और फ़ारेनहाइट वाले उसे T डैश मान लेते हैं, या तुम ऐसा समझ लो TC और TF, कंफ्यूज मत हो, ठीक? ओके ठीक सर। अब समझो, ये जो TC से लेकर फ्रीजिंग पॉइंट की डिफरेंस है, ये कितना है बोलो भाई, ये डिफरेंस कितना है बोलो भाई, अरे बोलना पड़ेगा भाई, ये डिफरेंस कितना है भाई। TC डिग्री जब नापता हूं तो बेस को 0 मानता हूं, और जब TF डिग्री मानता हूं तो बेस को 32 मानता हूं।
तो यहां से लेकर यहां तक जो 180 गैप था वो 212 माइनस 32 था। हाँ, तो सोचो ये गैप कितना है, ये गैप है TF डिग्री माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, अच्छा ये गैप कितना है, ये यहां से लेकर यहां तक ये गैप कितना है, ये गैप है TC डिग्री माइनस 0 डिग्री। ध्यान से देखो तो क्या अगर अपन इसको लेंथ में कंपेयर करें तो क्या फिर से ये लेंथ और ये लेंथ सेम है? अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अरे हाँ, अब सोच, अब सोच, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। सही सा तो लग रहा है सर। अब सोचो, क्या ये लेंथ अगर x है या जो भी ये लेंथ है, ये तो सेम बात ना, ये TF माइनस 32 डिग्री और TC माइनस 0 डिग्री, ये लेंथ से अगर अपन देखें तो सोच के देखो, क्या ये लेंथ से अगर कंपेयर करें, देखो यहां पे ये जो पूरी टोटल लेंथ थी ये पहले 100x डैश और 180y डैश ऐसे कंपेयर करी गई है। अरे हाँ सर, अब कंपेयर करने का प्रयास करो, ये TF डिग्री माइनस 32 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो लेंथ होगी, हाँ हाँ, मान लो इसमें कितने गैप आए भाई, ये अस्तित्व में y डैश 32 प्लस y डैश 32 प्लस y डैश 32 प्लस 2y डैश 32 प्लस 3y डैश, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स आए, ये लेंथ तो कॉमन रही ना। अरे हाँ सर, बात आपकी सही है। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं आपको, ध्यान से समझ, क्या TC डिग्री माइनस 0 डिग्री इंटू एक्स डैश इक्वल टू क्या TF डिग्री माइनस 32 डिग्री इंटू वाई डैश। अरे हाँ, अरे हाँ भाई, टोटल लेंथ थी ना, एक्स डैश क्या है, एक गैप, जैसे पहले आपने 100 इंटू एक्स डैश करा तो लेंथ आ गई ना। अरे हाँ 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 हाँ, एक पैरामीटर आ गया ना। अरे हाँ, ऐसे कि TC डिग्री माइनस 0 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री जो भी मान रहे हो एक्स डैश इक्वल टू क्या है, बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये गैप्स बराबर हैं, इनका मतलब सेम है। हाँ सर, अपन ने क्या करा था समझ रहे हो ना, 100 गैप बन गए थे ना वहां पर। अरे हाँ, तो 100 गैप बने इंटू एक्स डैश इक्वल टू 180 डिग्री इंटू वाई डैश, क्या है वो लेंथ थी। अरे हाँ, ऐसे अगर मैं किसी बॉडी का टेम्परेचर जनरल ले लूं तो ये लेंथ तो सेम है ना। अब गैप कितने बचे इसमें, TC माइनस 0, तो TC माइनस 0 गैप है इंटू एक्स डैश, वो लेंथ आ गई, ये वाली लेंथ। ऐसे ही TF डिग्री माइनस 32 डिग्री इंटू वाई डैश, वो गैप आ गया। अरे हाँ सर, हालांकि फॉर्मूले रटने हैं आपको, तो सोच 2 डिवाइडेड बाई 1 करो, फील करना थोड़ा, TC माइनस 0 अपॉन 100 इक्वल टू TF माइनस 32 अपॉन 180। ओ हो, ये फॉर्मूला आ गया कौन से स्केल को कंपेयर करने का, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट। ओ हो, इसको पता है किसी से भी कंपेयर कर सकते हो आप, कोई भी जनरल स्केल ले लो, NV वाला कोई भी। सोच देख क्या लिखा हुआ है, ये देख ध्यान से, पता है क्या है, इस फॉर्मूले को ऐसे सोच आप, रीडिंग ऑन स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, देखिए 0 ये 32, रीडिंग ऑन स्केल माइनस 0 यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट उस स्केल का, किसी भी स्केल की ये चीज कांस्टेंट है, ये टर्म टेम्परेचर ऑन दैट स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट रीडिंग ऑन दैट स्केल अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑन दैट स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑन दैट स्केल, ये चीज कांस्टेंट है देखो। अरे हाँ सर, तो ये कहानी अपने को समझ आनी चाहिए, ये कहानी अपने को समझ आनी चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है।
अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, अरे हाँ सर, ओके, बात तो सही लगी सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा तुम देखो, तुम्हें दो स्केल और दिखे, रेमर स्केल और रैंकिन स्केल ज्यादा नहीं आते, पर ये भी कई साइंटिस्टों के नाम है, यानी तो मैंने बीच में घुसा दिया ऐसे ही। बोलो क्लियर? क्या कंपैरिजन करना आता है? याद क्या रखना है? टेम्परेचर ऑन द स्केल माइनस फ्रीजिंग वाली वैल्यू अपॉन बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग वाली वैल्यू, ये कांस्टेंट है। अब किसी भी स्केल को कंपेयर कर सकते हो आप किसी भी स्केल को कंपेयर कर सकते हो, उनके स्टैंडर्ड पॉइंट्स पर, रेफरेंसेस पर जो वैल्यू मानी गई है वो याद होनी चाहिए। तो आप किसी भी दो स्केल की रीडिंग को कंपेयर कर सकते हो। प्रूफ तो, यानी कि प्रूफ तो मैंने फील के लिए कराया है, बाकी आपको ये याद होना चाहिए। और हाँ सर, ये याद होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, बात तो क्लियर है आपकी, ये याद होना चाहिए भैया। चलो भाई ठीक, उतार लिया क्या? अब सवाल कराते हैं फॉर्मूले पे। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सवाल करोगे अपने आप समझ आ जाएगा तुमको भी। 2-3 सवाल करेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी, घबराओ मत। टेम्परेचर स्केल समझ में आना चाहिए, कैसे उसको बोला गया है। चलो भाई, अरे आगे बढ़ जाएं क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड? हाँ सर, बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। तो चलो आओ, देखो भाई, ऑन अ Reaumur scale the freezing and boiling points of water are 0 and 80 degree respectively. If the temperature on the Reaumur scale is 32 degree, find out the corresponding reading on the Fahrenheit scale. ओहो, जब 32 डिग्री र्यूमर स्केल पे नापेंगे तो बताओ फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या वैल्यूज होंगी। फ़ारेनहाइट स्केल पे लोअर वैल्यू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अपर वैल्यू 212, ये आपको याद होनी चाहिए, दे रखी है, आप ऐसा समझें। अब करके बता दो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। गड़बड़ मत करना, ये सवाल तुम कर सकते हो पीछे का फॉर्मूला लगा के, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे हाँ भाई, कर सकते हो, अरे सोच लो, अरे हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ भाई, कर सकते हो। चलो भाई, चलो भाई, चलो देखते हैं। सर ने सिखाया टी आर का 0/80 - 0 TF -32 अपॉन 212 -32, समझ आया क्या करा? अरे हाँ, TR/80 इक्वल टू TF -32 अपॉन 180, 0 ने 0 को मार दिया, ये 4 ये 9, तो 9 TR इक्वल टू 4 TF -32 × 4 128। सही लिख रहा हूँ क्या? अरे हाँ, 128, बिल्कुल सही। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, बिल्कुल सही। लो भाई, तो कितना आंसर आया? 9 TR - 4 TF। TR कितना है भाई? TR कितना है? ये रहा 32, तो 9 × 32 इक्वल टू 4 TF -128, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, क्या कर रहा हूँ मैं? 9 2 जा 18, 9 3, मैंने कहीं गड़बड़ करी क्या? ये सब सही तो कर रहा हूँ? अरे हाँ, तो डायरेक्ट ही कर लेते ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं अपन? इस 128 को अपन ने क्या लिख रखा है? यहीं पे कर लो, TR के लिए यहीं डायरेक्ट रख दो ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? देखो फटाफट करो, TR के लिए कितनी रख दो? 32, तो 32/4 इक्वल टू TF -32/9, छोटी करो ना कैलकुलेशन। बोलो क्लियर है? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो 4 8 जा 32, बिल्कुल सही। अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अरे पक्की बात? ओके सर, ठीक। तो ये हो गया अपना कितना, ये अपना हो गया 32, और 8 9 जा कितना हो गया अपना? 72। 72 इक्वल टू TF -32, तो T × F आया 32 + 72। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। ओहो, 32 + 72 कितना हो गया? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर फॉर्मूला याद रहे तो सवाल करना बड़ी बात नहीं है।
अगर फॉर्मूला याद रहे तो सवाल करना बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूला कैसे आया फील कराया आपको, ज्यादा उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो बच्चा कभी कभी कंफ्यूजन होता है, आपको तो बात याद होनी चाहिए। अरे यस और नो, यस सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। ओके सर, सो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया आंसर। तो अगर रिमर स्केल पर हम 32 डिग्री हैं तो भैया फ़ारेनहाइट स्केल पर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे। कुछ भी कंपेयर कर सकते हो, बताओ। एक और कर ले सवाल। फाइंड आउट द टेम्परेचर एट विच द मैग्नीट्यूड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट आर सेम। ऐसा कोई टेम्परेचर हो जिसमें डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की रीडिंग सेम आए, क्या ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो बताओ। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ टीसी और टीएफ सेम है। अरे हाँ, करके बता दो। सेल्सियस का बेस तुम जानते हो 0 और 100, और इसका जानते हो 32 और 212। करो सवाल। यानी कि टीएफ और टीसी बराबर हो गए। कर सकते हो तुम, मेरी जरूरत नहीं है। अरे कर दो, अरे कर दो, अरे हाँ ना तो बोलो भाई, कर दो। अरे सोच लो। हाँ सर, कर तो सकते हैं सर, कर तो सकते हैं सर, कर सकते तो करो, कर सकते हैं तो करो। देखो वही TF - 32 बाई, इनको XC मान लो ना दोनों को, तो पहले F वाला लिखो, X - 32 बाई 180 इक्वल टू X - 0 बाई 100। इसने इसको मार दिया, ये 5 ये 9। ओके, तो 5x माइनस 32 इंटू 5 तो 160, 5 2 जो 10, 5 3 15, 160 इक्वल टू 9x। बिल्कुल सही। तो 5x सही कर रहा हूँ ना एकदम? हाँ, तो 9x माइनस 5x इज़ 4x इक्वल टू -160, x की वैल्यू -40। यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एक तरीके की टेम्परेचर है, बिल्कुल सेम टेम्परेचर है। ओ हो, -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एक ही बात है। हाँ, तो इस वाली वैल्यू पर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, इस वाली वैल्यू पर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है। मैथ से आ गया साहब। ये दोनों स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशन होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड स्केल होते हैं, इसलिए इन पे ज़्यादा बात होती है। बोलो क्लियर है? मैं आपसे बोलूँ जो एनवी स्केल अपन ने बनाया था, कि बताओ जब एनवी स्केल पर क्या सवाल कर सकते हो सब लोग? एनवी स्केल होमवर्क, एनवी स्केल पे रीडिंग जब मान लो 105 है, फाइंड इन डिग्री सेंटीग्रेड, क्या आप निकाल सकते हो? एनवी स्केल का बेस क्या मान लेता? 50, मैक्सिमम क्या था? 500। आंसर आ जाएगा। एक्चुअली आपके पास सवाल ऐसे आते हैं, फॉल्टी थर्मोमीटर, फॉल्टी थर्मोमीटर मतलब ऐसे सवाल ऐसा आएगा, फॉल्टी थर्मोमीटर, फॉल्टी थर्मोमीटर, थर्मोमीटर खराब हो गया, तो खराब हो गया तो उसने बोला कि वो नापता है 15 जब फ्रीजिंग पॉइंट है, नापता है 140 जब बॉइलिंग पॉइंट है। बताओ जब वो नापेगा 60 तो बताओ डिग्री सेंटीग्रेड में क्या वैल्यू होगी? क्या हम फॉर्मूले लगा सकते हैं? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे बोलो भाई। हाँ 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 सर, बात तो आप सही कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो। ठीक सर, ठीक, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। ठीक, कैसे सवाल बहुत सारे कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। ओके, ये पीछे की पूरी कहानी किसकी थी? ये थी थर्मोमेट्री, टेम्परेचर के बारे में ज़्यादा बात करनी थी बेसिकली अपने को, टेम्परेचर स्केल्स के बारे में ज़्यादा बात करनी थी। हालांकि अपने प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, इन पे भी बात कर ली थी, बेसिक टर्म्स। बेसिकली थर्मोमेट्री मतलब व्हेन वी आर डीलिंग विद टेम्परेचर, टेम्परेचर की बेसिक बात, टेम्परेचर स्केल की बेसिक बात, साइंटिस्टों को सम्मान दे दिया। बोलो क्लियर? हाँ। अब छोटा सा हिस्सा एक और जिसे अपन बोलते हैं कैलोरीमेट्री। ओके, इसी का पार्ट है वो, थर्मोमेट्री के आगे।
जब दो चीजों को मिलाने गर्म ठंडे को तो क्या टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, ये पढ़ेंगे इसमें। ठंडा पानी गर्म पानी मिलाया, ठंडे का टेम्परेचर लगता, गर्म का लगता, बताओ अब क्या होगा, 1 किलो मिलाया तो क्या होगा, आधा किलो मिलाया तो क्या होगा, ऐसे सवाल। ये सब कैलोरीमेट्री है। बोलो क्लियर? तो पढ़ना चालू करें। देखो भाई, अपन कैलोरीमेट्री पढ़ने से पहले अपने को हीट, जो हीट एनर्जी है ना, हीट बेसिकली हीट का मतलब हीट ट्रांसफर। अच्छा सर, मैंने याद करो थोड़ा सा डिफरेंस समझाया था आपको टेम्परेचर और हीट ट्रांसफर में। हाँ अब समझो, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम्स और ऑब्जेक्ट्स व्हेन डिफरेंट टेम्परेचर्स। हाँ ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं, जब दो बॉडी के बीच का डिफरेंस टेम्परेचर होगा। इसको लिखने की दोबारा जरूरत नहीं, जानते हो तुम, हीट ट्रांसफर में तुम्हें बता चुका हूं। हीट क्या है? जब दो बॉडीज के टेम्परेचर में डिफरेंस हो तो उनको अगर मिलाया जाए या साथ में लाया जाए तो भाई उनके टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से उनमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जैसे अगर पानी में अपन नीचे आग लगा दें, गैस बर्नर पे रख दें, अपने कोई भी चीज जो भी आप मानते हो बाउल को, उसमें पानी भरकर, तो क्या ये आग का टेम्परेचर ज्यादा है? अरे हाँ, टी ऑफ आग ज्यादा, बिल्कुल टी। तो क्या ये ज्यादा है? ये T2, ये T1, T2 इज ग्रेटर देन T1। क्या हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर? आपके कंटेनर से होती हुई क्या हीट ऊपर जाएगी? आपके कंटेनर से होती हुई हीट ऊपर जाएगी। अरे हाँ सर, बिल्कुल जाएगी, कंफर्म जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक भाई, ये जो हीट ट्रांसफर होती ना है, ये भी एनर्जी, पर इसकी यूनिट है कैलोरी। कैलोरी? कौन सी कैलोरी? कैलोरी जूल नहीं है। क्या मैं इसको जूल से कंपेयर करके बताऊंगा? हाँ, पर हीट ट्रांसफर की स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड जैसे ऐसा ही स्टैंडर्ड यूनिट होती है ना, वैसे ही हीट ट्रांसफर की स्टैंडर्ड यूनिट होती है कैलोरी। इसको डिफाइन करेंगे। पहले समझो हीट ट्रांसफर क्या है। व्हेन देयर इज डिफरेंस बिटवीन द बॉडीज, टेम्परेचर ऑफ द बॉडीज, देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अच्छा, इस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की स्टैंडर्ड नापने की यूनिट कैलोरी है। क्यों है स्टैंडर्ड? क्योंकि पानी से कंपेयर करेंगे, कैसे भी समझ आएगा तुमको, ध्यान से समझना। ठीक सर, हीट ट्रांसफर इज फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर, तो ये सब अपन बात कर चुके हैं। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से समझो, अब ये हमें समझ में आ गया कि भाई स्टैंडर्ड यूनिट कैलोरी है। इसको अभी अपन पढ़ेंगे कैलोरी क्या होती है। पहले अपन एक बात छोटी छोटी सी और समझें। क्या समझें? उसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर किसी बॉडी को अपन हीट देते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। सोच, पानी को हीट दो, क्या वो गर्म हो जाएगा? क्या उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है? हाँ। आयरन का ब्लॉक है, उसको हीट दो, क्या वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा? हाँ। सोच, बहुत ज्यादा हीट दे दे, क्या आयरन पिघल सकता है? हाँ। तो अगर हम किसी बॉडी को हीट दें तो क्या उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। तो देखो, जब हीट देते हैं बॉडी को तो क्या क्या हो सकता है उसको समझे। यही हमारे आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, बिल्कुल। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे जब पानी को, मतलब अपने आइस को हीट दें तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री पर हीट दें तो वो टेम्परेचर ना बढ़ाकर अपने आप को पिघला लेता है, पानी बन जाता है। अरे हाँ, इसे बोलेंगे फेस चेंज। बोलो क्लियर? और वो कहलाएगा मेल्टिंग। अरे हाँ सर, मेल्टिंग का बेसिक मतलब सॉलिड टू लिक्विड। ये भी बाद में पढ़ेंगे फेस चेंज से। क्या क्या हो सकता है समझने का प्रयास करो, सब पढ़ेंगे अभी अपन आगे फेस चेंज से। ओके, ऐसे ही क्या हीट देने से वेपराइजेशन, मतलब लिक्विड टू गैस। जैसे पानी को अगर बॉईल करें, पानी को अगर बॉईल करें तो क्या वो लिक्विड से गैस में चला जाता है? अरे हाँ सर, बिल्कुल चला जाता है, वो कहलाएगा वेपराइजेशन। कभी कभी सब्लिमेशन भी होता है, ये तुम्हारे बहुत ज्यादा नहीं आता। कभी कभी ऐसा भी होता है डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, बीच में लिक्विड आता ही नहीं है। ज्यादा परेशान नहीं होना इसमें, बस इतना समझो कि अगर किसी बॉडी को हीट दें तो क्या हो सकता है, उसका फेस चेंज हो सकता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। अरे यस और नो, बोलो क्लियर? सब्लिमेशन में ज्यादा परेशान मत हो। या उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। ये कहानी चेंज इन फेस अलग कहानी है, इंक्रीज इन टेम्परेचर एक अलग कहानी है। बोलो क्या मेरी बात समझ में आई? तो बॉडी को हीट देते हैं। अच्छा, हीट कब आती है? जब
चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस होता है, पर हीट आने से जिसको हीट मिली उसके साथ क्या क्या हो सकता है, उसका खुद का टेम्परेचर बढ़ सकता है या वो अपनी परिस्थिति भी बदल सकता है, जिसे चेंज इन फेज बोलेंगे, जिसको अपन अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके सर, ये बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें, पढ़ते चलो बढ़ते चलो। ओके देखो भाई, अब डिफाइन करता हूं वो जो हीट है उसमें क्या मतलब है 1 कैलोरी का। मुझे कितनी पानी स्टैंडर्ड है, 1 कैलोरी का मतलब कि मेरे को अगर 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है याद होनी चाहिए, अगर 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री बढ़ाना है तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो 1 कैलोरी कहलाएगी। याद रखना है, स्टैंडर्ड है, मैंने नहीं बनाई, स्टैंडर्ड है जिससे पूरा वर्ल्ड चल रहा है, जिसको बेस मानकर। व्हाट डू यू मीन, एक फिक्स रेफरेंस तो बनाना पड़ेगा ना, कितनी एनर्जी को 1 कैलोरी माना गया। अगर 1 ग्राम पानी नॉर्मल 180 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे 1 कैलोरी कहते हैं। डेफिनेशन याद होनी चाहिए, डेफिनेशन याद होनी चाहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके सर, डेफिनेशन याद होनी चाहिए। चलो भाई, ठीक भाई, अब चलो। ओके 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 ठीक है, याद रखना है भाई, ये बिल्कुल क्या याद रखना है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री टू 15.5 डिग्री एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 कैलोरी। स्टैंडर्ड बात है, आपको याद होनी चाहिए। अरे क्या वो कहां गया, ये रहा। अच्छा, अब इस कैलोरी का 4.18 जूल कैसे, ये जूल से कंपैरिजन करा, कंपैरिजन ये कैसे आया मैं तुम्हें समझाता हूं। एक्चुअली क्या है, कैसे आया ये भी बताता हूं। इसे बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट। अभी याद उसको समझेंगे अपन, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अच्छा पहले बताओ, जैसे एक तो हमने आग लगाई, बिल्कुल लगाई, सोच के देखो तो टेम्परेचर बढ़ाने के 2 तरीके हैं, ध्यान समझना। देख तू, मैं तो बताता हूं। अगर तू किसी चीज को ऐसे घिसे तो भी ये गर्म हो जाएगा। देख, हाथ भी गर्म हो गया, जबकि पहले दोनों सेम टेम्परेचर पे थे, क्योंकि हमने मैकेनिकल वर्क करा। ये मैकेनिकल वर्क है। क्या ये भी हीट में कन्वर्ट हो सकता है? हाँ। एक ब्लॉक को ऊपर से नीचे गिराएं, क्या वो गर्म हो सकता है? हाँ, क्योंकि मैकेनिकल वर्क करा। ओके ओके, अब मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है? तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो आ गई कैलोरी से। किससे? कैलोरी से, कि भैया 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री जब बढ़ता है टेम्परेचर तो जितनी एनर्जी चाहिए उसे 1 कैलोरी बोलते हैं। अच्छा, अब हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है एसआई की, एनर्जी की, और हम हीट को उसी से कंपेयर कर रहे हैं तो जूल में है। हाँ सर, ये बात भी सही है। अच्छा, अब हम क्या करें, ऐसा समझो कि एक अपन एक कंटेनर ले लें। ये तो नीचे आया, क्या एक टेम्परेचर बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है। गर्म हो गया, देखो लाल होता हुआ दिखाया। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। अच्छा, जे W इक्वल टू जे एच, जे इज कॉल्ड, अभी आ जाएगा, उसके लिए परेशान मत हो। ठीक, अब देख, जो अपनी आने वाला उसको समझने का प्रयास करो। इधर देख, वो मैं समझाता हूं तेरे को। यहां पे देख, मान लो, क्या समझो कि तुम एक कंटेनर लो ऐसे, और उसमें 1 ग्राम पानी भर लो, समझना, और ऊपर है ना एक वो लगा लो, ऐसा समझो कुछ भी, एक वो जिसमें ऐसे वो है, घुमाने वाला नहीं तो ऐसे। अब सोचो उसको जोर जोर से घुमाओ मैकेनिकली, क्या पानी को टंबल करोगे? क्या तुम अपने हाथ की एनर्जी इस, जिसको भी आप जो भी बिलोना, जो भी आप बोलना चाहो, उसकी मदद से क्या वो एनर्जी आप पानी को दे रहे हो? क्या पानी गर्म हो सकता है? अरे हाँ सर, तो मैं तो मैकेनिकल कार्य कर रहा हूं ना। अरे हाँ सर, सोच, क्या मैं इस पानी को जोर जोर से हिलाऊं? हाँ सर, हिला सकते हैं। और जोर जोर से हिलाऊं यानी कि मैं मैकेनिकल कार्य नहीं कर रहा हूं।
अब पानी मान लो 14.5 डिग्री पे था और उसका टेम्परेचर बढ़ गया 15.5 डिग्री। तो जो मैंने कार्य करा ना मैकेनिकल, क्या उसने भी वही कार्य करा जो हीट कर रही थी 1 डिग्री बढ़ाने के लिए? अरे हाँ, तो यानी कि ये मैकेनिकल कार्य और वो 1 कैलोरी की डेफिनेशन सेम बात है। अरे हां, सोचो मैकेनिकल कार्य कर कर आप अगर 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर सोच के देखो 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री कर दो, हो, तो जो कार्य आपको करना पड़ा वो क्या 1 कैलोरी के बराबर होना चाहिए? अरे हां सर, वो कार्य आया 4.18। ओ हो, तो ध्यान से देखो, ओ हो, ध्यान से देखो पीछे क्या लिखा, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। अरे हाँ सर, हाँ, J is called mechanical equivalent of heat. J gives how many joules of mechanical work is needed. समझ में आया? How many joules of work, mechanical work is needed to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade. Heat and work are equivalent. मतलब गर्माहट आप हीट ट्रांसफर करा के भी करा सकते हो टेम्परेचर डिफरेंस से, और मैकेनिकल कार्य करके भी कर सकते हो। तो उनमें एक रोल बीच का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हाँ, तो वैसे तो सिर्फ 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, ये आपको फॉर्मूले से सारे काम बन जाएंगे, पर इनका मतलब समझ में आना चाहिए कि पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के तरीके 2 हैं। या तो हम टेम्परेचर डिफरेंस से कर दें या हम मैकेनिकल कार्य करके कर दें। अच्छा, मैकेनिकल कार्य करेंगे तब जूल एनर्जी को यूज करेंगे, और जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे कैलोरी की, तो भैया वो हीट ट्रांसफर होगा टेम्परेचर डिफरेंस से। हाँ, तो उनको कंपेयर करा गया। हीट प्रोड्यूस इन अ सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैकेनिकल वर्क डन ऑन इट। इफ मैकेनिकल वर्क W प्रोड्यूसेस द सेम टेम्परेचर चेंज एज हीट H, तो H को लिखेंगे किसमें, जो अपन पहले पढ़ रहे थे, और W अपना जो क्या है, मैकेनिकल वर्क डन। तो जो J कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मैकेनिकल इक्विवेलेंट। क्या कहलाएगा? मैकेनिकल इक्विवेलेंट। ओ हो, बात समझ आई? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ, बात तो आपकी सही है। बोलो क्लियर है? अरे पक्का? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? तो 1 डिग्री अगर टेम्परेचर पानी का बढ़ाना है 14.5 15 डिग्री, तो हीट ट्रांसफर में जो एनर्जी ट्रांसफर होगी उसे 1 कैलोरी बोलेंगे, और यही कार्य अगर हम करें उसको हिला डुलाकर, तो वो होगा 4.18। क्या होगा? 4.18। ओके सर, बात समझ आई सर, क्या W इक्वल टू JH का रोल समझ में आया? और बेसिकली आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए। बाकी ये तो फील वाली कहानी थी, फील वाली कहानी, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, बोलो क्लियर? अरे पक्का? अरे गारंटीड? ओके सर। हाँ, तो ये अपने को क्लियर हो गया, कि भाई मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, लगभग 4.2 ले लेते हैं इसको, तो अपने को समझ में आता है कि भाई हीट को अपन हीट को या तो हीट ट्रांसफर से लाते हैं या फिर मैकेनिकल वर्क डन से भी इसको अपन ला सकते हैं। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे चलते हैं और देखिए क्या भाई, देखो एक और चीज होती है जिसे अपन बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। क्या मतलब है इसका? समझो, मान लो कोई भी चीज हो सकती है, पानी, ऑयल, आयरन, कॉपर, कुछ भी। अगर उस चीज का 1 ग्राम का, कितने का? 1 ग्राम का टेम्परेचर, मान लीजिए कोई एक चीज A है, चीज या कोई भी, कुछ भी हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड, कुछ भी। अगर मान लीजिए कि 2 चीजें A और B, इनका 1-1 ग्राम है, और इनका टेम्परेचर 1-1 डिग्री से बढ़ाना है। कितने से?
1-1 डिग्री से। तो ये पाया गया कि इन दोनों का टेम्परेचर 1-1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो हीट ट्रांसफर चाहिए, वो सेम होगा कि अलग अलग? अलग अलग होगा। हर मेटेरियल की प्रॉपर्टी अलग अलग है, किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। कोई कम हीट में ही अपना 1 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ा लेता है, कोई ज्यादा हीट लेकर अपने 1 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ऐसी चीज को कहते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या कहते हैं? टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। ओके, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। यूनिट मास मतलब 1 ग्राम, 1 किलो, 1 यूनिट मास। अपन ग्राम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऑफ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई एक फिक्स यूनिट, 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, जो भी जनरली 1 ग्राम से अपन समझते हैं, का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से बढ़ाना हो तो कितनी हीट चाहिए? तो कितनी हीट चाहिए, उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट मटेरियल या लिक्विड या गैस पे भी अपन ऐसे ही बात करेंगे। गैस में और प्रोसेसेस वगैरह भी आ जाएंगे, आप आगे पढ़ोगे। चलो भाई, ये बात हम समझ गए। जैसे अगर अपन बात करें तो पानी की स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और हाँ, ये तो हम जानते हैं। क्या हमने डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी ऐसे लाया था? याद कर, 14.5 से 15.5 डिग्री। 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री का 1 डिग्री का डिफरेंस है। उसमें अगर 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे 1 कैलोरी कहते हैं। 14.5 से 15.5 इसलिए लिया कि और किसी टेम्परेचर पे थोड़ा, अगर जैसे मान लो 2 डिग्री से 3 डिग्री बढ़ाएं, 3 डिग्री से 4 डिग्री बढ़ाएं, तो थोड़ा सा 1 कैलोरी में मुश्किल से 0.1%, 0.2% का वेरिएशन आता है। पर एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो है 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री। बाकी सब 1 डिग्री के चेंज के लिए भी लगभग 1 कैलोरी होता है। इसलिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को कांस्टेंट मान लिया गया है और वो बोला गया है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इस 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड को सोचो, अगर तुम जूल पर केजी में कन्वर्ट करो तो सोचो 1 कैलोरी क्या 4.2 जूल है? तो 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो तो 10⁻³ केजी। ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा? 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड याद रखना आसान होता है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा सर। वाटर का और आइस का अगर ये डेटा याद रह जाए तो सवाल करने में थोड़ा सा आसान रहता है। आइस की स्पेसिफिक हीट जो कि पानी से ही बना है, पर जब वो आइस की फॉर्मेट में चली जाती है तो सोचो उसकी स्पेसिफिक हीट आधी हो जाती है सिर्फ और सिर्फ 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड या 2100 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। पहले स्पेसिफिक हीट क्या सिर्फ वाटर के लिए होती है? नहीं, वाटर स्टैंडर्ड है इसलिए उसको हटा रहा हूं। किसी भी चीज के लिए हो सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक हीट? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास बाय 1 डिग्री इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल डिनोटेड बाय एस। इसको जनरली डिनोट करते हैं एस से। इसकी अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो अपन जानते हैं जूल पर केजी पर केल्विन। जूल पर केजी पर केल्विन। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। ध्यान से देख, केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड 1 का डिफरेंस था। याद कर, ये भी 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। ये 273 केल्विन से याद करो तो कितना? ये 373 केल्विन था। याद है कि भूल गए हो? मैं कोई फॉर्मूले रटा नहीं रहा हूं। याद कर, हमने एक फॉर्मूले रट रखे थे कन्वर्जन के। क्या भाई? T माइनस T ऑफ फ्रीजिंग माइनस T ऑफ बॉइलिंग माइनस T ऑफ फ्रीजिंग इक्वल टू कांस्टेंट। इसको हमेशा याद रखना है। याद है कि भूल गए हो? और 3 स्केल के स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद होने चाहिए। किस किस के? सेल्सियस स्केल का 0 और 100, फ़ारेनहाइट स्केल का 32 और 212, 180 का गैप है, और केल्विन का 273 और 373, इसमें भी डिफरेंस 100 ही होता है। इसलिए डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो केल्विन में कन्वर्ट जब करो तो डिग्री सेंटीग्रेड वाली रीडिंग को 273 जोड़ दो और कुछ नहीं करना होता। अरे हाँ ना बोलो। क्या ऐसा बोल सकते हैं टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री
डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, कोई शक वाली बात नहीं है। स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे थे, इसलिए यहां 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय 1 डिग्री केल्विन कर दिया। डिग्री सेंटीग्रेड है डेफिनेशन में स्पेसिफिक हीट में, डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं है। और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन क्यों लिख पाया? क्योंकि 1 डिग्री का डिफरेंस या 1 केल्विन का डिफरेंस एक ही बात है, बाई स्केल डेफिनेशन। और हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, इसलिए ऐसा यूनिट बोली गई, जूल पर केजी पर केल्विन। बार बार कह रहा हूं, हीट और मॉडर्न दो ऐसे चैप्टर हैं जहां पे कैलकुलेशन और यूनिट कन्वर्जन में बच्चा गलती कर देता है, क्योंकि उसे बहुत सारी डेफिनेशंस याद रखनी होती हैं और कन्वर्जन आपको ध्यान में रखना है, यूनिट का स्पेशली ध्यान रखना, नहीं तो आते हुए भी सवाल गलत कर दोगे। इन चैप्टरों के सवाल कोई बहुत टफ नहीं होते, फॉर्मूले ज्यादा होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत सारे होते हैं और यूनिट कन्वर्जन आपको बेसिक आने चाहिए, इसलिए शर्माने की आवश्यकता नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ठीक भाई, ये बात समझ में आ गई। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस टू रेज, और वाटर की और आइस की हमें याद भी हो गई, ये हमें क्लियर है। बोलो क्लियर? क्या स्पेसिफिक हीट का मतलब समझ पाए? यस सर, बिल्कुल समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 2 kg वाटर फ्रॉम 5 डिग्री। मैंने अभी कोई फॉर्मूला नहीं बताया, बस मैंने तो बताया स्पेसिफिक हीट क्या होता है। अब तू जानता है कि 1 रुपए में 2 आम तो 2 रुपए में 4 आम। अरे यस और नो? यस। मैं तेरे को बोलूंगी 2 किलो पानी है, कितना? 2 किलो। उसका टेम्परेचर में 5 डिग्री से 10 डिग्री बढ़ाना है। बताओ कितनी हीट चाहिए? मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, पर तू खुद कर सकता है। अगर 1 kg पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना हो तो 4200 जूल एनर्जी चाहिए। तो बताओ 2 किलो पानी का टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ाना हो तो कितना हीट चाहिए? तुम बता सकते हो। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है, जबकि मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, पर तू ये सवाल कर सकता है। फॉर्मूला कुछ है नहीं, आपके नॉर्मल कॉमन सेंस से ही तो बनाए। चलो बोलो भाई, अरे बोलो भाई, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे हाँ हाँ बोलो भाई। ओके सर, तो फाइंड आउट द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 2 kg वाटर फ्रॉम 5 डिग्री टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है सर, ठीक है सर। देखो भाई सर, 4200 जूल, कॉमन सेंस से चलते हैं, पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 2 kg का 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना चाहिए? 4200 इंटू 2, अरे हाँ, यानी कि 8400 जूल फॉर पर डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 kg। अच्छा, 2 किलो का अगर 1 डिग्री से बढ़ाऊं तो 8400 चाहिए, 1 किलो के लिए 4200 चाहिए ना। अरे हाँ सर, तो 1 डिग्री से अगर 2 किलो का बढ़ाना हो तो क्या 8400 चाहिए? अरे हाँ, पर हमें 1 डिग्री थोड़ी बढ़ाना है, हमें तो डेल्टा टी क्या 5 डिग्री बढ़ाना है। ओहो, अब सोचो 2 किलो का 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए 8400, तो 5 डिग्री से बढ़ाने के लिए फॉर 5 डिग्री राइज क्या 8400 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, बिल्कुल सही सर। 8 5 जा 5 4 जा 20, हाँ 5 4 जा 20, 8 5 जा 40, तो 4 2 42,000। और हाँ सर, 42,000 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। तू ध्यान से देख, तो तूने हीट को क्या लिखा, ध्यान से समझ। तूने पता क्या लिखा? देख m, ये देख 2 किलो। देख तूने फॉर्मूला ये लाने के लिए क्या करा, देख 2 इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू 5। ध्यान सोचिए, 2 क्या है? मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। अरे हाँ सर, तो अगर हीट निकालनी हो तो क्या ms डेल्टा टी लिख सकते हैं? कितनी हीट चाहिए?
m kg को या m मास के बॉडी को डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अगर उसकी स्पेसिफिक हीट पता हो, फॉर्मूला आया ms डेल्टा टी। कितना आया? ms डेल्टा टी। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका, पहले आंसर देख लो। आंसर आ गया क्या? अरे हाँ 42,000 जूल। जो हमने पढ़ा, जो समझा, बिल्कुल सही है। फॉर्मूले को समझने का प्रयास करो। हीट कितनी आई? ms डेल्टा टी। लॉजिकल है वो। और हाँ सर, जितना टेम्परेचर बढ़ाना है, कितना मास है इनटू स्पेसिफिक हीट। ओ हो, तो जूल की यूनिट आ जाएगी, मतलब एनर्जी की यूनिट आ जाएगी। अब वो कैलोरी में पूछे तो कैलोरी में, जूल में पूछे तो जूल में। आपके ऑप्शन में देखो भाई किसमें पूछ रहा है, जिसमें पूछ रहा हो उसी में अपनी बात करनी चाहिए। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, चलो भाई, चलो भाई, पक्का? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई सर? 42,000 जूल। ठीक है भाई, ठीक है भाई। द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड बाय यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। अपन जानते हैं, ध्यान से समझो, ये तो अपनी स्पेसिफिक हीट है। क्या है? स्पेसिफिक हीट। ये तो अपन जानते हैं। टोटल m मास की कितनी चाहिए? देखो ध्यान से, अगर m मास का टेम्परेचर बढ़ाना है, Q बराबर ms डेल्टा T। ये फॉर्मूला रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। इससे मतलब है हमें ऐसी स्पेसिफिक हीट। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ms डी टी। व्हेन, ये कब? व्हेन स्पेसिफिक हीट is a function of temperature। ऐसा कम होता है, पर अगर कभी हो जाए तो ऐसा ही करेंगे। जैसे जनरली स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट दी होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेसिफिक हीट को टेम्परेचर का फंक्शन दे दे, बहुत कम होता है, पर अगर हो जाए तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट। तब लिखेंगे msdt, msdt का इंटीग्रेशन। बाकी आपके लिए काम तो यही आएगा, Q बराबर ms डेल्टा टी। अगर कभी ऐसा हो, ध्यान से समझो, कि कोई बॉडी है, उसकी स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर का फंक्शन है और उसको टी इनिशियल से टी फाइनल ले जाने में कितनी हीट चाहिए, तो हम जानते हैं कि इस m मास की बॉडी का छोटा सा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एज ए फंक्शन ऑफ टी dt लिखना चाहिए और टोटल के लिए टी इनिशियल से टी फाइनल लिखना चाहिए। बट 99% केसेस में, समझ में आ रहा है, 99% केसेस में s कांस्टेंट होता है। और अगर कांस्टेंट होता है तो ये Q बराबर ms डेल्टा टी ही हमारा फॉर्मूला होता है। डेल्टा टी इज द एनर्जी, डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो अच्छा, इसको लॉजिकली भी समझो। मान लो मेरी कोई बॉडी ठंडी हो तो क्या एनर्जी रिलीज करेगी? तो यही वो होगी। देख, डेल्टा टी नेगेटिव आ जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्यों नेगेटिव आने का क्या मतलब? उसने एनर्जी रिलीज कर दी। और क्यू पॉजिटिव आने का मतलब उसने एनर्जी ले ली। इसलिए कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल। क्या है बेसिक सी बात, स्पेसिफिक हीट और सिंपल Q बराबर ms डेल्टा टी का फॉर्मूला आपको समझ आ रहा है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, बात तो समझ आ रही है, अच्छा भी लग रहा है। तो Q बराबर ms डेल्टा टी। ओके सर, बेसिक सी बात सर, समझ आई सर, आगे बढ़ जाओ सर। ओके, फॉर्मूला याद रहेगा। ये कब यूज लेते हैं? इंटीग्रेशन msdt। बहुत कम आता है, कभी आ जाए तो कर लेना। चलो भाई, ठीक है भाई। अच्छा भाई, ये बात समझ में आ गई, स्पेसिफिक हीट समझ में आ गई, ये समझ में आ गया। और आगे चलते हैं, चीजों को पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। सोच, Q बराबर ms डेल्टा टी फॉर्मूला पढ़े बिना भी तू सवाल कर पाया था, इसलिए उसको देख के घबराओ मत, तुम कर सकते हो। ठीक सर, आ जाओ भाई। फाइंड आउट द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 kg आयरन बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड। फटाफट बता दो, शर्म आ गई मुझे कराते हुए। स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन 8400 जूल पर kg पर डिग्री सेंटीग्रेड। शर्म आ रही है? फटाफट बता दो। Q होता है m1 इंटू 8400 इंटू 50। अरे बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? ओके, तो
फिर से आंसर आ गया 4.2, ध्यान से देखो तो 4, 2, 1, 2, 3, 4, तो 4.2 किलो जूल, सॉरी 4.2 इंटू 10⁵ जूल, कभी कभी इसको किलो जूल में भी लिख देते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 420 किलो जूल। किलो जूल भी कई बार यूनिट चलती है इसमें जनरली। क्या ये सवाल कर पाए तुम लोग? क्या ऐसा सवाल आएगा कर लोगे? मैं तो कह रहा हूं कोई टफ पूछ ले यार, मैं तो कह रहा हूं कोई मटेरियल ऐसे समझना, ऐसे पूछ ले कोई आपसे, ठीक? कैसे मैं बताता हूं आपको। मान लो कि मैं आपसे बोलूं, ऐसे ही होमवर्क है, मैं आपसे बोलूं कि 1 kg की बॉडी है, इसकी स्पेसिफिक हीट ऐसी है, कैसे मैं बताता हूं। मान लो ऐसे समझो 2T टेम्परेचर, 2T प्लस 3T², कुछ भी ले लिया मैंने, बोलो ऐसे, बोलो क्लियर, ओके। फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर फ्रॉम 100 केल्विन टू 120 केल्विन। यहां पे बोला गया T इज इन केल्विन, सपोज ऐसे ही। क्या तुम ये सवाल कर सकते हो? दिखने में मैथमेटिकली टफ है वो। अरे अगर ST का टेम्परेचर आ जाए तो Q को क्या लिखा जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू 2T प्लस 3T² इंटू DT लिमिट 100 टू 120। क्या अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है? जो भी आंसर आएगा वो अपन लिख देंगे। हालांकि ऐसा ज्यादा आता नहीं है, पर अगर कभी आ भी जाए तो भी हमारे लिए करना बड़ी बात नहीं है। ज्यादा आता नहीं, से मैं टाइम पास नहीं कर रहा। बेसिक मैथ्स आपको सॉल्व करनी होगी, इंटीग्रेशन वाली, जो आप कर सकते हो। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, अरे कभी तो हाँ ना बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक सर, बहुत बढ़िया, आंसर आ जाएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसमें क्या है? तो अगर S पता हो, मास पता हो, डेल्टा T पता हो, डेल्टा T पता हो, तो भाई साहब बहनजियों अपने लिए हीट निकालना बड़ी बात नहीं है, अपने लिए हीट निकालना बड़ी बात नहीं है। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही सर, बढ़िया सर। ठीक भाई, आगे आ जाओ। देखो भाई, two metallic blocks A and B of mass 2 kg and 1 kg at initial temperature 80 and 30 degree respectively are kept apart. Find out the final temperature of the blocks if they are brought in contact with each other. Basically law of mixing की तरफ जा रहे हैं अपन। पहले कोई law of mixing का किताबों से डरा नहीं रहो, पहले कॉमन सेंस की बात करो। जब एक गर्म बॉडी और एक ठंडी बॉडी को अपन मिलाते हैं, जब एक गर्म बॉडी और एक ठंडी बॉडी को अपन मिलाते हैं, क्या करते हैं? मिलाते हैं, तो क्या गर्म बॉडी अपनी एनर्जी ठंडी को देती है और उसका टेम्परेचर बढ़ता है और गर्म वाली ठंडी होती है। ऐसा तब तक होता है जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। क्या ये हम जानते हैं? तो ये मिलाने वाला सवाल है, इसको अपन किताबों में लॉ ऑफ मिक्सिंग के नाम से जानेंगे। अभी लिक्विड मिलाएंगे तब। पहले अपन कॉमन सेंस से करते हैं। मैं क्या लॉ, कॉमन सेंस हमारा काम करता है। अरे यस और नो? यस सर। तो टू मेटेलिक ब्लॉक्स A and B of mass 2 kg and 1 kg at initial temperature 80 and 30 degree respectively are kept apart. Find out the final temperature of blocks if they are brought in contact with each other for some time. उसने A की स्पेसिफिक हीट भी दे दी, B की भी दे दी, सब कैलोरी में चल रहा है। ध्यान देना, मासेस 2 kg 1 kg में दे रखे हैं। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, अच्छा भाई। तो अपन करते हैं बात, आगे चलते हैं। अब इनको अपन ने मिला लिया, लो भाई मिल गए। तो क्या हीट ट्रांसफर हुई? हाँ भाई बिल्कुल हुई, हीट ट्रांसफर हुई सर। फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम हो गया भाई, दोनों मिले, हीट ट्रांसफर हुई और फाइनली दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। बिल्कुल सही सर। अब देखो एक बात समझो, जो हीट इसने, ऐसा माना जाएगा जो हीट ए ने दी वही तो बी ने ली। अरे हाँ, मान लो कि इनका फाइनल टेम्परेचर T हो गया। हीट गिवन बाय ए इक्वल टू हीट टेकन बाय बी। यस और नो? ऐसे सवालों में हमेशा यह मानना है कि कोई लॉस नहीं हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल मेंशन्ड, अनलेस एंड अनटिल मेंशन्ड। ओके, अब सोचते हैं हीट गिवन बाय ए। ए का टेम्परेचर घटा, ए का टेम्परेचर घटा कि बढ़ा? घटा कि बढ़ा?
इसका इनिशियल कितना था 80, टी ए इनिशियल 80, इसका टी बी इनिशियल कितना था 30। अब सोच, हीट गिवन बाय ए, हीट ए का मास कितना 2 kg, पर स्पेसिफिक हीट कैलोरी पर ग्राम में दे रखी, तो उसे लिख लेते हैं 2000 ग्राम इनटू स्पेसिफिक हीट 2 कैलोरी पर ग्राम। समझ में आया मैंने 2000 क्यों लिखा, पहले बिल्कुल सही चलेंगे। इनटू डेल्टा टी, क्या टेम्परेचर जो फाइनली आया, क्या वो आया, ध्यान से समझो, क्या उसने जो हीट दी वो दी 80 से टी हो गया, तो टी बढ़ाए कि 80 बढ़ाए, टी 80 बढ़ाए। ओके, तो जो हीट अगर गिवन पॉजिटिव क्वांटिटी माने तो कैसे लिखना चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर 80 माइनस टी। टी छोटा है ना तो 80 माइनस टी लिखेगा ना, तभी तो हीट गिवन एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा ठीक है, ठीक। हीट टेकन बाय बी 1000 ग्राम इंटू 4 कैलोरी इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, टी माइनस 30। पॉजिटिव बना के लिखेंगे, बोलो क्यों। हीट गिवन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, हीट टेकन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब आप डेल्टा टी को समझदारी से लिखना। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, बोलो क्या बात समझ आई है या नहीं आई है। सर बिल्कुल आई है। टिचक 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 टिचक, 0 0 को मार दिया, 2 2 ने 4 को मार दिया। अरे हाँ, तो 80 माइनस टी इक्वल टू टी माइनस 30, तो 80 प्लस 30 इज 110 इक्वल टू 2t। टी की वैल्यू आई 55 डिग्री सेंटीग्रेड। और हाँ सर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। पहले बताओ जो मैं बोला क्या चमका। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे पक्का। अरे हाँ सर, पक्की बात। अरे गारंटीड। यस, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही आंसर आ गया। अरे आया कि नहीं आया, अरे सोच लो। अरे गारंटीड। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक भाई, ठीक भाई। तो अब ब्लॉक्स इफ दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर, सवाल सॉल्व। अब कई बार क्या करते हैं ना, तुम ऐसे सर ये पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूजन हो रहा है, तो कभी आप ऐसे भी कर सकते हो कि QA प्लस QB इक्वल टू 0। मतलब इसका क्या मतलब है, टोटल हीट ट्रांजैक्शन अगर कोई लॉस नहीं हो रहा है शुड बी इक्वल टू 0, ये होना चाहिए ना। तो आप QA को क्या लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हो M1, मतलब आप क्यू का फॉर्मूला क्या था, MS डेल्टा टी। डेल्टा टी में टी क्या था, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अपने आप QA में से एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा, अगर आपको कंफ्यूजन से बचना है तो टोटल हीट ट्रांजैक्शन ए और बी के बीच में 0 होना चाहिए ना। हाँ, और आप फॉर्मूला लिख दो MS डेल्टा टी, और डेल्टा टी में स्टिक कर लो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अपने आप एक का टेम्परेचर कम एक का ज्यादा होगा तो एक पॉजिटिव आ जाएगा और एक नेगेटिव आ जाएगा, और कुल मिला के 0 हो जाएगा, क्योंकि कुल मिला के हीट ट्रांजैक्शन 0 होना चाहिए, लेन देन 0। अरे हाँ ना बोल। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे आप ऐसे समझो तो QA 2000 इंटू स्पेसिफिक हीट 2 टी फाइनल टी माइनस 80 प्लस 1000 इंटू 4 इंटू फाइनल टेम्परेचर टी माइनस 30 शुड बी इक्वल टू 0। ध्यान से देखो तो यही इक्वेशन है, एक प्लस आ जाएगा और एक माइनस आ जाएगा। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। T इक्वल टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो अगर प्लस माइनस के कंफ्यूजन से बचना है, और अगर आपको लेन देन समझ में आता है, जितना लिया उतना दिया, ऐसे भी करके करना है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। इसे बाद में आप अभी जो मैंने सिखाया ना, इसे आप अभी आगे देखोगे लॉ ऑफ मिक्सिंग के नाम से। किसके नाम से, लॉ ऑफ मिक्सिंग के नाम से। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट, बात समझ आई। अरे पक्का, यस। चलो भाई, कितनी देर हो गई, टाइम देख लें। चलो भाई, थोड़ा सा और बाकी, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं भाई। चलो भाई, चलो भाई आगे चलते हैं। हो लॉ ऑफ मिक्सचर जो मैंने अभी आपको समझाया वही। द हीट लॉस बाय जो भी समझाया ना सवाल, देख मैं सवाल पहले करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट पहले बता रहा हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहले, मतलब सवाल पहले करा दिया, कॉन्सेप्ट बाद में बता रहा हूं, पर तेरे लिए कॉमन सेंस है वो।
द हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी व्हेन दे आर मिक्स्ड एंड अटेन द सेम टेम्परेचर। मान लो गर्म पानी ठंडा पानी अपन मिला दे तो क्या उनका ठंडा पानी एनर्जी लेगा, गर्म पानी एनर्जी देगा, कुल मिला के 0 होगा, फाइनल टेम्परेचर सेम होगा, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस अपने को समझ आता है। जो भी बताया, हीट लॉस इक्वल टू वाटर सब्सटेंस इक्वल टू हीट गेन बाई कूलर सब्सटेंस। चाहो तो उतार लो फटाफट, जो भी सिखाया वही है भाई, नोट्स बनाने के लिए लो फटाफट। किताबों में ऐसे लॉ ऑफ मिक्सचर के नाम पे बोलते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, बोलो हो गया क्या? अरे बोलो भाई, हो गया क्या? सिंपल सवाल कराऊंगा भी और प्रैक्टिस में आ जाएंगे अपन, सवाल पे ज्यादा फोकस करेंगे, उसमें क्या है। चलो भाई, ऐसे ही जो मैंने अभी सेकंड मेथड बताया था ना, द एक्सचेंज ऑफ हीट कंटिन्यूज टू टेक प्लेस टिल द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बिकम्स इवन। दो को अपन ने मिलाया तो फाइनल टेम्परेचर m1 प्लस m2 जो अपना बना मिक्सचर का T फाइनल हुआ। ध्यान से देखो तो m1 s1 T इनिशियल, T1 माइनस T फाइनल, T फाइनल माइनस T2 इनिशियल। बोलो क्या ये बात अभी समझाई थी वही है? अरे m1 s1 T1, m2 s2 T2, ये T फाइनल है तो m1 s1 T1 माइनस T फाइनल और m2 s2 T फाइनल माइनस T2। समझ में आ रहा है ऐसे अपन ने क्यों लिखा है? एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। इस वाले केस में हमने मान लिया कि T1 बड़ा है T2 से। बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल करा भी आपने पीछे। अरे हाँ ना बोल भाई, ये पहला तरीका, जिस पहले तरीके से अपन ने करा था, जो कॉमन सेंस से अपन निकाल पाए थे। कहां से निकाल पाए थे? कॉमन सेंस से। बिल्कुल घबराने की और शर्माने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो। अरे पक्का? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, तो आगे बढ़ जाओ। अरे पक्का? अरे सोच लो। ओके, टाइम पास नहीं करते, फटाफट फटाफट लिखो। ऐसे ही लॉ ऑफ मिक्सचर जो भी मैंने सेकंड चीज बताई थी उसी के हिसाब से अपन कर सकते हैं। ये वाला सवाल कर दो एक और फटाफट। देखो भाई, तो एक मिनट रुक जाओ। लॉ ऑफ मिक्सिंग जो भी मैंने सिखाया, ये लॉ ऑफ मिक्सिंग, उस सवाल को, इस सवाल को छोड़ो, अपन जो एक और ऑल्टरनेट मेथड जो अपने को उतार लेना चाहिए वो ये रहा, m1 s1 डेल्टा टी प्लस m2 s2 डेल्टा टी। मैं तो कह रहा हूं कभी 2 की जगह 3 मिक्सचर को मिला लो, 4 को मिला लो, ये लॉ काम करेगा। m1 s1 डेल्टा टी, m2 s2 डेल्टा टी, m3 s3 डेल्टा टी, कुल मिलाकर 0। डेल्टा टी को हमेशा रखो T फाइनल माइनस T इनिशियल, मतलब जो फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर हुआ माइनस इनिशियल सबका लिख दो, अपने आप प्लस माइनस होके कुल मिला के 0 हो जाएगा। अगर ऐसे भी करो तो भी कोई तकलीफ नहीं है। इसको ऑल्टरनेट मेथड के नाम पर लिख लो, इसे लिख लो। फिर मैं सवाल करा दूंगा, अभी परेशान मत हो। फिर मैं सवाल करा दूंगा, अभी परेशान मत हो। उसको तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे कर लेना। पहले ये लिख लो। पहला तरीका था वो कॉमन सेंस वाला, कितना आया कितना गया इक्वेट कर लो, आना बराबर जाना, कॉमन सेंस से इक्वेट करो। दूसरा, ज्यादा कॉमन सेंस नहीं लगाना, फॉर्मूला m1 s1 डेल्टा टी, m2 s2 डेल्टा टी, m3 s3 डेल्टा टी इक्वल टू 0, क्योंकि कुल मिलाकर एनर्जी का टोटल ट्रांजैक्शन 0 होना चाहिए। कुछ टर्म पॉजिटिव आएंगी, कुछ टर्म नेगेटिव आएंगी। जो टर्म पॉजिटिव आएंगी मतलब वो एनर्जी दे रही हैं, जो टर्म नेगेटिव आएगी वो ले रही हैं। अरे हाँ ना बोल, बोलो क्लियर है? अरे हाँ सर, पक्का? कोई सिंपल सी बात कि हॉट वाली जो बॉडी है वो एनर्जी देगी, ओके, और जो गर्म ठंडी वाली वो एनर्जी लेगी। ठीक भाई, बात हमें समझ आ गई। फिर सोचो, ये लॉ ऑफ मिक्सचर किताबों में बड़ी बड़ी शब्दों में लिखा जाता है, डरने की जरूरत है कि कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। इसलिए सवालों को कोई लॉ से परेशान होकर नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता से सॉल्व जितना ज्यादा करोगे उतनी आसानी से कैलोरीमेट्री के सवाल सॉल्व होंगे, टफ नहीं होते। कैलकुलेशन मिस्टेक बच्चे से होती है पर। चलो भाई, अब सवाल कर दो ये वाला। हाँ, अब सवाल कर दो ये वाला। 2 buckets A, जैसे अच्छा लगे वैसे करो। 2 buckets A and B containing water of mass 2 kg and 1 kg are at degree 40 degree and 90 degree respectively. Find out the final temperature of water after mixing. S of water is 1 calorie per gram. आप चाहो तो 4200 kg पर सॉरी 4200 जूल पर kg पर डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हो। 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हो। अरे हाँ ना तो बोलो। ओके सर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, तो करो भाई, आ जाओ भाई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। चलो भाई,
अरे हो गया क्या? करो, कर सकते हो, जैसे तुम्हें लॉ ऑफ मिक्सिंग से करना हो, कॉमन सेंस से करना हो, जितना आया कितना गया इक्वेट कर लो, नहीं तो लॉ ऑफ मिक्सिंग लगा लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। बोलो भैया, मैं लॉ ऑफ मिक्सिंग से कर लेता हूं चुपचाप। फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं T, ठीक। तो पहले इसको लिखो 2 इंटू 4200, अरे हाँ सर, स्पेसिफिक हीट S, ऐसे लिख दो ना, बाद में अपने आप कट जाएगा वैसे भी, इंटू फाइनल टेम्परेचर T-40 प्लस 1 इंटू S इंटू T-90 शुड बी इक्वल टू 0। M1 S1 डेल्टा T, T फाइनल माइनस T इनिशियल, अपने आप प्लस माइनस आ जाएगा। S ने S को मार दिया, ओके। तो 2T माइनस 80 इक्वल प्लस T माइनस 90 इक्वल टू 0, ओके। तो 3T इक्वल टू 170, तो T की वैल्यू कितनी आई? 685। सही कर रहा हूं क्या? सही लिख रहा हूं ना मैं? सही तो लिखा मैंने? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, बिल्कुल सही चल रहा है। लो भाई, तो T की वैल्यू आई 170/3 डिग्री सेंटीग्रेड। 75 कहां से आया? सॉरी 85 कहां से आया? 170/3 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई समस्या वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी कैलकुलेशन, आंसर आ गया। लो भाई, अरे आया कि नहीं आया? तो ऐसे सवाल अभी और कराऊंगा, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर लेना। बोलो भाई, बोलो भाई, करा दूं एक आध सवाल और? अरे पक्का? ओके सर, आ जाओ सर, करा दो सर। ये तो हो ही गया, आंसर अल्टरनेट हो गया, तो 170/3 आ गया, समझ आ गया हमको। चलो भाई, 3 बकेट, 3 मिला लिया। 3 बकेट A, B एंड C कर सकते हो तुम लोग, कंटेनिंग वाटर ऑफ 2 kg, 4 kg, 3 kg, टेम्परेचर 5, 8, 10 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द फाइनल। ये कर सकते हो, लॉ ऑफ मिक्सिंग से करो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा फटाफट। गड़बड़ मत करना, स्पेसिफिक हीट की जरूरत ही नहीं, कट जाएगी। कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे हाँ हाँ, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे करो करो। ओके सर, आगे बढ़ते हैं सर। चलो भाई, लो भाई, इसका टेम्परेचर T मान लेते हैं, T मान लेते हैं, T मान लेते हैं। 2 इंटू S इंटू T-5, 4 इंटू S इंटू T-8, 3 इंटू S इंटू T-10 शुड बी इक्वल टू 0। S ने S को मार दिया। 2T-10 प्लस 40 माइनस 32 प्लस 3T-30 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। 2T 40 60, 60 प्लस 3T 90, 90 30 और 10 40, 40 और 32 70, 72। बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। तो आंसर आया 8 डिग्री। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो। क्या हमारा आंसर 8 डिग्री बिल्कुल सही है? जो हमने पढ़ा, जो समझा, बिल्कुल सही है। कुल मिला के मास हो गया अब 2 किलो, 4 किलो, 3 किलो, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 किलो के पानी बन गया और उसका टेम्परेचर हो गया 8 डिग्री। ध्यान से सोचो, तो 4 की जो में केजी में शायद कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, 3 केजी वाले ने 2 केजी का टेम्परेचर बढ़ा के 9 केजी को भी 8 डिग्री पे ले आए। हो गया। अब सोच, मैं 3 की जगह 4 पानी मिलाऊं, 5 मिलाऊं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे गारंटीड? हाँ सर। अरे पक्का? ओके, चलो भाई, चलो भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। 8 डिग्री हो गया। लो भाई, लो भाई, आ जाओ। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 3 bodies A, B and C of equal masses 12, 15 and 20 डिग्री। The final temperature when A and B are touched for some time is 13 and when B and C are touched is 18. What will be the final temperature when A and B is? ये होमवर्क है, ये सवाल होमवर्क है। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ढंग से करना। सवाल को लिखो अच्छे से कि A और B को मिलाएं, A, B, C की अलग अलग मटेरियल है, 3 डिफरेंट बॉडीज, स्पेसिफिक हीट अलग अलग है उनकी।
ए और बी को मिलाओ तो 13 डिग्री हो जाता है, बी और सी को मिलाओ तो 18 हो जाता है। बताओ कि अगर ए और सी को मिलाएं तो क्या फाइनल टेम्परेचर होगा, यह सवाल है। अगले टर्न पे यहीं से कहानी को शुरुआत करूंगा। करके आ सकते हो तुम लोग। सवाल को पढ़ो और उतारो, सवाल को पढ़ो और उतारो। अरे हाँ हाँ, अरे कर सकते हो तुम लोग। सवाल को पढ़ो और उतारो भाई। अरे बोलो भाई। अरे हाँ हाँ, चलो भाई। अरे पक्का, अरे गारंटीड। चलो भाई, तो अगले टर्न पे फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए और मास्टर की बात सुनते रहिए, क्योंकि आप हो शानदार, क्योंकि आपका मास्टर है जोरदार। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।